7 महीने पंकज जी आपको हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए। 7 महीने बाद आपकी पहली और बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। कितनी तैयारी इन 7 महीनों में समझने में हुई है और कितनी अभी आगे होने वाली है। बहुत बैठकें हैं आप लोगों की, बूथ संगठन, किस तरीके से एसआईआर के बाद जो परिवर्तित हुआ है, उन सारी चीजों की व्यापक तैयारियां। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, यहाँ पर उपस्थित सबका स्वागत करता हूं। ये सही है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और 7 महीने भी इसके लिए बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन 7 महीने में मैंने निश्चित तौर से बहुत कार्यकर्ताओं से भी मिलने का काम किया है। और जो संगठन की हमारी मूल है, जो बूथ स्तर का, कि बूथ कमेटी हमारी कैसे उसका वेरिफिकेशन कराया जाए, बूथ कमेटी कैसे गठित हो, फिर हमारा कह लीजिए कि शक्ति केंद्र प्रमुख जो होते हैं, शक्ति केंद्र का हो, मंडल, फिर जिला, फिर क्षेत्र, इन सब को कहीं ना कहीं जो संगठनात्मक ढांचा है हमारा करीब करीब पूरा हो चुका है। अच्छा, साथ ही भी सीट, सबसे बड़ी चिंता तो वही होगी ना अभी पंकज जी, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपने साथियों के साथ, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी बहुमत लाती रही। देखिए, एनडीए कोई नया अलायंस नहीं है, पुराने अलायंस है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे दोनों तीनों सहयोगी हैं, मिलके ही हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। और सहयोगी हैं तो कुछ ऊंचा नीचा चलता है, बैठेंगे उसके साथ बात करके उसका हल निकाल लेंगे। नहीं, देखिए ना, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सहयोगी हैं, लेकिन उनके बीच खटपट, और ये तो 2 ही पार्टियों के बीच खटपट शुरू हो गई। इमरान मसूद का बयान आया। मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा। एनडीए अलायंस की अगर बात करें तो जो उनके वर्षों पुराने जो डीएमके उनका साथी था, अगर देखें तो कांग्रेस जो अपने आप को बड़ा भाई कहती है और सत्ता के लोभ में जिस प्रकार से उन्होंने पाला बदला, तो उससे मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस, जो अभी मसूद साहब भी बोल रहे हैं, ये उनका विषय, मैं उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित तौर से मुझे देखने में लगता है कि आने वाले दिनों में एनडीए अलायंस ही टूट जाएगी। मतलब इमरान मसूद के बयान पे शुरुआती रिएक्शंस आए समाजवादी पार्टी से, लेकिन बहुत जल्दी कंट्रोल भी तो कर लिया। मतलब मैंने पहले भी कहा कि उनका अपना अंदरूनी विषय, उसमें मैं नहीं कहूंगा। जहां तक मेरे एनडीए अलायंस का सवाल है, अंदरूनी विषय है पंकज जी, जिसका सीधा असर आप लोगों पर पड़ सकता है। जी, तो वो है, तो अलायंस जब सामने आता है तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों समझ में आता है। अगर मसूद साहब बोल रहे हैं अलायंस टूटता है तो उनका ही नुकसान होने वाला है। अच्छा, जितनी लंबी सत्ता चलती है उतना खतरा होता है एक ऐसे शब्द का जिसको आज बीजेपी एक नया डेफिनेशन भी देती है, वो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको आप लोग प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यूपी जैसा राज्य जो दुनिया भर के बड़े बड़े देशों से आकार और आबादी में कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, वहां पर क्या इस एंटी इनकम्बेंसी से आपको परेशानी हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधाराओं के आधार पर ही राजनीति करते हैं। विचारधारा हमारी पहली होती है, फिर राजनीति का विषय आता है। और अगर आप देखें, चाहे दीनदयाल जी की सोच रही हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच रही हो, उन सबको लेकर के ही हमारी पार्टी काम भी करती है। और अगर सरकार बनती है तो सरकार को में भी हमको इम्प्लीमेंट कराते हैं। अगर आप देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विषय था, धारा 370 भी हमने समाप्त किया, 35A हमने भी समाप्त किया। दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का विषय था, आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जो सबसे निचले तबके गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसकी भी पूर्ति हम लोगों ने किया है। और इसी का नतीजा है कि आप देखें कि हम विचारधारा से अपने कहीं डिरेल नहीं होते हैं। जिस विचारधारा पे हम वोट लेकर आते हैं, उसी विचारधारा को लेकर हम काम भी करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज देश में तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। और अगर देखें तो आज एनडीए अलायंस के साथ पूरे देश में करीब 22 जगहों पे मेरी सरकारें हैं, जिसमें कई सरकारें हैं जो 2 बार और 3 बार रिपीट कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी जोगी जी ने दोबारा उन्होंने बनाया और इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक लगने वाला। पिछली बार ही बहुत मुश्किल सब कह रहे थे, हालांकि आप लोगों ने उस समय सारे आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए वहां पर सरकार बनाई, लेकिन तीसरी बार को लेकर और ज्यादा संशय सबको लगता है। कारण उसका मैं आपको बताती हूँ।
2024 का चुनाव जो आप लोग, उसका मंथन भी आप लोगों ने किया होगा बहुत। कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो सबक हैं जो मैं कहूँगी 2024 के लोकसभा नतीजे जो यूपी में आए, जो आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि देखिए इतनी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी लीड रही और उसके हिसाब से वो 27 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए 2024 में जो विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, जनता को गुमराह किया, और कह लीजिए कि वो जो खटाखट आप लोग टीवी पे भी बोल रहे थे कि 8,500 रुपये का फार्म भरवाने की बात किया, संविधान बदलने की बात किया, जो जनता को गुमराह करके उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया, उससे हम सावधान हैं। 2027 में ऐसा नैरेटिव हम उनको करने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता जागरूक होकर उस पर जागरूक करते रहेंगे। नैरेटिव इस बार भी है और चुनाव के बहुत नज़दीक है, और वो नैरेटिव है जिसमें अखिलेश यादव के पोस्टर पर लिखा होता है सनातन ही समाजवादी है। राम मंदिर का मुद्दा जो चढ़ावे का मुद्दा है, मामला है, वो कितना आघात पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं हम सनातनियों के लिए, हम सब के लिए, ये हमारे इष्ट देवता का विषय है। राम हमारे दिल में बसते हैं, और किस प्रकार से देखेंगे कि मंदिर बनाने के लिए किसने सपोर्ट किया और किसने विरोध किया है, ये आम जनता को पता है। और निश्चित तौर से मुझे भी ठेस पहुंचा है, और हम सब चाहते हैं कि उस पर जो सरकार कार्रवाई करी है उस पर त्वरित समाधान निकाले, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंड मिले, और आगे से ऐसी घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। नहीं, पर अगर आपके विरोधी ये कहते हैं कि बचाया जा रहा है बड़े लोगों को, आप लोग किसी को भी जो कैमरे में नजर आए उनको पकड़ा गया, जांच में उन लोगों का नाम रहा, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ये तो छोटे छोटे लोगों के नाम हैं, बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको लग रहा है कि इस जांच के बावजूद जनता को कन्विंस करना मुश्किल होगा कि कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको बचाया गया? देखिए विपक्ष आज से नहीं, शुरू से आप देखें, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं वो बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। चाहे चुनाव आयोग हो, और कुछ समय पे तो उन्होंने अदालत पर भी विषय उठाया था। एसआईटी की जांच कोई हमारी जांच नहीं, एसआईटी पहले से बनती रही है, और उसकी जांच आने दीजिए। मैंने पहले कहा कि हम सब की भी प्रयास है कि कोई भी दोषी बचने ना पाए। पर कहीं से ऐसा हो सकता है, देखिए ट्रस्ट में बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, वहाँ मंदिर के मैनेजमेंट में बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये आपकी पार्टी का वैचारिक एजेंडा रहा है, वैचारिक पहचान आप लोगों की इससे जुड़ी रही है। इसीलिए आपको लगता है क्या कि कहीं लोग कन्विंस हो सकते हैं इस चीज़ से कि हाँ बीजेपी का हाथ होगा इसमें? देखिए आपने पहले ही कहा कि ट्रस्ट का विषय है, लेकिन हम लोग के आस्था का सवाल है वो, और हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने, हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है, और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं, ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो, और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले। उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे। पर अयोध्या से आगे बढ़कर मथुरा में अब कार सेवा होने वाली है, तो बीजेपी के चुनावी एजेंडे पर रहेगा ये? अब एजेंडा हमारा आएगा, मैनिफेस्टो हमारा आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी अपनी टीम की बात करते हैं पंकज जी। आपकी टीम में ऐसा लगता है देखकर कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है। इसमें आपके 25 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 9 राजपूत चेहरे, 52 के 52 पदाधिकारी जो नई टीम में है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। आपको जब अध्यक्ष बनाया गया था तो एक तरीके से कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी की पीडीए कॉम्बिनेशन का जवाब है, उसकी काट के तौर पर है। देखिए जहाँ तक मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, मैं शुरू से 1991 से लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ, और आप लोग को भी शिकायत रहती थी कि मैं आप सबके मंच पे नहीं आता हूँ। मैं लो प्रोफाइल रह करके काम करता था, और पार्टी के जो भी निर्देश आदेश होते थे उसके आधार पर मैं अभी तक का राजनीति किया हूँ। अब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस देख करके, मेरे उस पार्टी के प्रति निष्ठा को देख करके, या जो भी देख करके उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे काम सौंपा है, कोई 2007 पहले तो संगठन को हमें मजबूत करना है, और संगठन के आधार पर ही हम 2027 में फिर से सरकार बनाने का प्रयास करें।
अच्छा, योगी जी गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं, मतलब सांसदी छोड़ी भी वहाँ की तो गोरखपुर से ही उनका विधानसभा का सीट है। आप महाराजगंज क्षेत्र से आते हैं, तो लगभग एक ही क्षेत्र से सीएम भी, पार्टी प्रेसिडेंट भी, कोई सोच है इसके पीछे क्या? हमारे और जोगी जी के सोच में वो भी सांसद रहे हैं, मैं भी सांसद रहा हूँ, हम लोग साथ में भी काम किए हैं। आज वो देश के मुख्यमंत्री हैं, मैं भारत सरकार का मंत्री रहते हुए भी काम किया हूँ और अध्यक्ष रहते हुए भी हम दोनों के बहुत ही अच्छे तालमेल बातचीत करके कि जो भी निर्णय लेता है वो हम लोग बैठ के बात करके, और कुछ हमको बात आती है संगठन की तरफ से तो उनको बताते हैं, उनको कुछ लगता है कहीं संगठन में कुछ दिक्कत आ रही है तो हमको बताते हैं और मिलकर हम उसको ठीक करने का काम करते हैं। पार्टी अध्यक्ष कितनी रेटिंग देते हैं योगी जी के कामकाज को? जी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कितना नंबर देते हैं योगी जी के कामकाज को? देखिए, योगी जी का जो ये 9 साल का कार्यकाल है, अगर आप देखें तो इस 9 साल में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, गुंडा माफियों का प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, और कह लीजिए कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। खास तौर से अगर हमारी माता बहनों की बात करें तो वो शाम के बाद अगर घर से बाहर निकलती थी तो परिवार के लोग चिंतित रहते थे कि पहले हमारी घर के महिलाएं घर में आ जाएं। व्यापारी हमारा कोई भी दिन भर वो दुकान पर चैन से तो बैठता था, लेकिन डर लगा रहता था कब हमारे पास फिर मांग डिमांड कुछ हमारे पास ना आ जाए। तो एक पहचान थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग आने से घबराते थे। भारत सरकार की जितनी स्कीम्स थी वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज योगी जी के आने के बाद से जो इस प्रदेश में आधे से ज़्यादा जिलों में कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन योगी जी के आने के बाद से आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज पूरे देश के सभी प्रदेश में चर्चा होती है, और साथ ही साथ जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो आज धरातल तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पहुंचने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में जो लोग भी कभी आना नहीं चाहते थे, आज दुनिया से भी निवेश आ रहा है और देश का भी बड़े बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक पहचान बदलने का काम कहीं ना कहीं योगी जी ने करके दिखाया। पंकज जी, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम सब इसकी चर्चा हमेशा करते हैं कि चुनावों में विकास को मुद्दा होना चाहिए। आपने विकास के काम अपने गिनवाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाते हैं और हकीकत यह है कि आज भी जातियों के आधार पर कई जगह वोट दिए जाते हैं और मांगे भी जाते हैं। इसी वजह से अगर योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और सामने एक पीडीए अलायंस होता है, मतलब एक अलायंस होता है जो पीडीए को अपनी ताकत बताता है और उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी समय समय पर अलग अलग उसका स्वरूप भी बताते हैं। अब आप सब भी नोटिस कर रहे होंगे, अगर राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है तो उसमें जो बीजेपी का शहरी वोटर रहा है उस पर भी निशाना है, जो सवर्ण वोटर हैं उन पर भी निशाना है। ये पीडीए से अगर जातियां अलग अलग होकर वोट देंगी तो ये आपका हिंदुओं को एकजुट रखने का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी का नाम लेने से घबरा रही है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी वो सीधे बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को 2017 का पहले वाला उत्तर प्रदेश याद आने लगेगा। इसलिए वो पीडीए का जो विश्लेषण बार बार करते हैं, जो आप भी कर रही हैं कि बदल रहे हैं, मेरा मानना है कि पारिवारिक दबंगई आधारित पार्टी है ये। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ए से क्या कहा आपने पंकज जी? अत्याचार। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर आप, तो देखें कि भारतीय जनता पार्टी में हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी का खुद का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा देकर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबको एक बराबर देने का काम किया गया है। और मैं मानता हूं कि जाति के आधार पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन विकास भी उसमें विशेष मुद्दा होता है। और क्योंकि हम लोग बिना भेदभाव के कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समायोजन भी किया जाता है। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी देखेंगी तो करीब करीब बहुत सी जातियों का समायोजन इस सरकार में भी, इसके पहले की भी सरकार में था, उसमें से एक मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ।
तो ये केवल कहने के लिए है, क्योंकि हमने उनका 4 टर्म मुलायम सिंह जी का बुला करके, अखिलेश जी का मिला करके उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि जो पीडीए का एक नारा देते हैं पिछड़ा वाला, उस कितना महत्व उनको मिला है, कि किन व्यक्तियों को मिला है, किन जातियों को विशेष मिला है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व चलेगा उनका कि नहीं चलेगा? देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो विकास का भी मुद्दा चलेगा, जाति का भी मुद्दा चलेगा, हिंदुत्व का भी मुद्दा चलेगा, सभी मुद्दे चलेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व काम कर सकता है अखिलेश यादव का? निश्चित तौर से करेगा। करेगा काम? किसका? अखिलेश यादव का? नहीं, हमारा जोगी नहीं, जी आप और लोग हम तो लोग हार्ड हिंदुत्व करते हैं। नहीं, हम लोग हार्ड हिंदुत्व भी करते हैं और समाज के सभी वर्गों को लेकर भी चलने का काम करते हैं। तो सब एक साथ चलेंगे इस मामले में, इसमें कोई आपको संशय नहीं लग रहा है? हिंदुत्व एक विषय है, अभी आपने जात की बात किया, हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि जब तक अयोध्या का मामला नहीं आया था, तब तक तो जातियों में बांटकर किस जाति का कितना इनकाउंटर हो रहा है, किस जाति के अपराधी मारे जा रहे हैं, किसके छोड़े जा रहे हैं, ये विश्लेषण चल रहा था। अब जो लोग उस आधार पर राजनीति करते हैं उनकी वही यूएसपी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास यूएसपी है और समाज को सबको एक साथ लेकर के चलने की यूएसपी है। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मंत्री जी का मानना है कि देश के रहने वाले सभी नागरिक, जब तक विकास उनका नहीं होगा और देश में सभी भूभागों में सभी क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए हम सबको लेकर और सभी क्षेत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। अच्छा, एसआईआर के बाद की आप लोगों की तैयारी अभी दिख रही है, आप कितना उसमें परिवर्तन देख रहे हैं? कुल अगर 15 करोड़ 44 लाख वोटरों की संख्या घटकर अब 13 करोड़ 39 लाख रह गई है, यानी करीब 2 करोड़ 4 लाख मतदाता कम यहाँ पर हुए हैं। सीटों की प्रोफाइल में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा कि विपक्ष भी बोल सके कि देखिए आपने अपने जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से करवाया। देखिए, एसआईआर का ये विरोध तो विपक्ष शुरू से करता रहा और यही उत्तर प्रदेश में जब करोड़ों वोट कटा तो अखिलेश जी एक मरते खुश भी हुए कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा वोट कट गया, शहरों का वोट कट गया, प्रसन्न भी हुए थे और उसी एसआईआर के उस पर उंगली भी उठाते थे। लेकिन मेरा मानना है कि एसआईआर में सब ठीक ठाक से पूरा जांच करके हुआ है। जितने भी मरे हुए देवस्थान वाले मतदाता थे, जो लोग स्थान बदल लिए थे, ऐसा परिवर्तन आया। लेकिन हम संगठन आधारित पार्टी हैं, हमारा संगठन इस समय पूरा उस पर फोकस किया हुआ है कि हर बूथ पर वोटर लिस्ट भेज करके एक एक घर में फिर से दिखवाने का काम हम करेंगे कि किसी का नाम छूट गया हो, किसी का नाम गलती से कट गया हो तो अभी भी उसमें अवसर है, फार्म 6 भरवा करके उसका नाम जुड़वाने का काम करेंगे। एसआईआर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एसआईआर से पहले भी जब अभी उपचुनाव हुए थे कई सीटों के, उसमें हमने ये भी देखा कि कई ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। तो इस हिसाब से आप सीटों को देख रहे हैं क्या? अभी तो विश्लेषण करना पड़ेगा, बैठ करके एक सीट बाई सीट हम लोग उसको देखेंगे कि कहाँ पर क्या परिस्थिति बनी है, एसआईआर के बाद क्या स्थिति आई है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। एक और चीज़, जो चुनाव बिल्कुल जब सर पर आ जाते हैं तो जरूर चर्चा का विषय होते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है बीजेपी के इस बार, एनडीए के? देखिए, भारतीय जनता, मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधारा पर चलते हैं और मेरा पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अच्छा, जनरेशन का बदलाव आपका केंद्रीय बीजेपी में भी रहा, तो नितिन नवीन जी का नाम आपने कहा है, कुछ बदलाव आए? जैसे कहते हैं ना, जब अलग अलग देशों में जेन जी निकल कर वहाँ पर उन लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन पे पहुँचा है अभी कमान। देखिए, नया जनरेशन जब आता है तो निश्चित तौर से उसका करने का क्षमता भी ज़्यादा होती है, सोच की क्षमता अलग होती है और उसमें वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेकर के और भी अच्छा काम वो करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उससे ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ थोड़ा कामकाज में परिवर्तन आया है अभी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो पहले से भी हमारे दल में होता रहा था, बूथ की बैठक होती थी लेकिन नियमित नहीं हो पाती थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
मार्गदर्शन में आज चाहे प्रदेश की कार्य समिति हो, चाहे क्षेत्र की कार्य समिति हो, चाहे जिले की कार्य समिति हो, मंडल की कार्य समिति हो, और हमारे कह लीजिए कि शक्ति केंद्र की बैठक हो, और हर बूथ का हर महीना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोकस किया है कि हर बूथ की हर महीने बैठक हो करके निश्चित तौर से सुनिश्चित किया जाए, और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। करीब करीब 85-90% हम लोग कामयाब भी मिल गए, लेकिन इसको कंटिन्यू हम कर ले जाएं तो ताकि, क्योंकि चुनाव में सबसे आवश्यक होता है कि हमारा बूथ कैसा है। अगर बूथ, हम संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बूथ का कार्यकर्ता, बूथ की कमेटी हमारी अगर मजबूत है तो समझ लीजिए कि आप 50% से ज़्यादा चुनाव आपके हाथ में आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अंतिम 48 घंटे में कोई भी पार्टी हो, वो जाकर के बूथ कमेटी पे ही अपने निर्भर कर जाती है। बूथ का कार्यकर्ता अगर काम करता है तो बूथ का हम वो जीत जाते हैं, बूथ का कार्यकर्ता काम नहीं करता है तो बूथ हम थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है कि बूथ की बैठक हर महीने निश्चित तौर से हो, और उसका प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे कि हमारा चुनाव आते आते कम से कम 5-6 मरतबा बैठक हो जाए तो बूथ हमारी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। जब 300 पार का आंकड़ा आया था विधानसभा में, उस समय कुछ जगह पे सेटबैक्स भी हुए, क्योंकि बाद में योगी जी ने स्वयं स्वीकारा और कहा कि अति आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में, कहीं पर नेताओं में आ गया। आप लोग जब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, एक हैट्रिक सामने दिख रही है, पर क्या उस अति आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं या किसी भी तरह की कोई चूक कहीं रह न जाए? देखिए, हम कोई आत्मविश्वास के साथ नहीं जा रहे हैं। चुनाव होता है, और ये ठीक है कि चुनाव हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर देखें तो 365 दिन काम करते हैं। हमारा अभियान लगातार चलता रहता है, यानी कि कोविड में भी कह लीजिए तो सारे दल के कार्यकर्ता घर में बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोविड में भी जनता की सेवा करता था। और हम जब सरकार में आते हैं तो हम शासक के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि सेवक के रूप में काम करते हैं, और कार्यकर्ता हमारा हमेशा जनता से कनेक्ट में रहता है। और जो हमारे 12 साल के मोदी जी के कार्यकाल का जो काम है और जो योगी जी के 9 साल का जो काम है, उसको ले करके डायरेक्ट कनेक्ट हमारा जनता से रहता है, और जनता से मिल करके, जनता के भावों को समझ करके उस प्रकार से हम काम करते हैं। पंकज जी, वो कौन सा मुद्दा है जिस पे आपको लगता है कि आपको जनता को कन्विंस करना ही नहीं है? जनता को मालूम है कि बीजेपी सरकार का ये स्ट्रेंथ है और ये उन्हें मिलेगा, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको लग रहा है कि इसके लिए तो घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है? सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और कमज़ोरी? देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा है कि एक तो जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, और जो कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री जी निकाला कि एक गरीब को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है। एक गरीब को, देश का अगर नागरिक है तो उसको जीवन यापित करने के लिए कम से कम एक मकान होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, घर में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, गैस का सिलेंडर होना चाहिए। गरीब आदमी हो तो भूखा सो नहीं पाए, राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बीमार होता है तो कहीं ना कहीं उसको दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। और गरीब आदमी है तो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में उसे हम मदद के रूप में भी देते हैं। साथ ही साथ उनका दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा भी एक सस्ते प्रीमियम पे करवाने का काम, और उनके घर तक का सड़क कैसे ठीक हो, उनको बाहर निकलने का सड़क कैसे ठीक हो, इन सब को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इन कार्यों को लेकर के हम सब जाएंगे जनता के बीच में, और इसी के आधार पर हम निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। चूँकि सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी युवा आबादी भी हो जाती है, रोजगार एक इशू हमेशा रहता है। रोजगार के मुद्दे पे आपको क्या युवाओं में एक असंतुष्टि दिख रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में 4 जाति तय की है, उसमें आप देखें तो एक युवा भी है, और प्रधानमंत्री जी का महिलाओं पर भी और युवाओं पे विशेष फोकस रहा है। हम सबको नौकरी देने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन रोजगार हम दे सकते हैं, स्वरोजगार उनको करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और वो नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने, ऐसा प्रधानमंत्री जी की सोच है। और ऐसा तमाम स्कीम हम लेकर के आए। पहले हम उनको स्किल करने का भी स्कीम लेकर के आए। स्किल होने के बाद अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो फाइनेंस की अगर कमी है तो हम मुद्रा योजना लेकर के आए, हम स्टार्टअप इंडिया लेकर के आए, हम स्टार्टअप इंडिया लेकर के आए, और कह लीजिए कि
रोजगार, नौजवानों को कैसे काम मिल सके, इस पे विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का भी निश्चित तौर से इस पे है। 4 जातियों का चूंकि आपने जिक्र किया, उसमें महिलाओं को भी बहुत प्रमुखता से, और जो अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव हुए भी हैं अभी, वहां पर बहुत प्रमुखता से उनको हमने देखा, चाहे यहाँ पड़ोसी आपका बिहार हो या उधर मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में तो एक ऐसी योजना आई जो हर एक प्रदेश में धीरे धीरे करके, और जो पार्टी सामने आती वही वादा कर रही है। यूपी में ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। पंकज जी, कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का जो सोच है ना कि देश को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के हर आदमी को कहीं ना कहीं अपना योगदान देना होता है, तभी देश खड़ा। केवल सरकार नहीं बना सकती है, सरकार के साथ साथ देश के जनता को भी, और आधी आबादी हमारी माता बहनों का है। और अगर आप देखें 2014 के पहले तो माता बहनों पे किसी का विशेष फोकस नहीं रहता था, और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद अगर आप देखें जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें विशेष रूप से फोकस पहले महिलाओं पे है, और महिलाओं को कैसे काम मिले, लखपति दीदी कैसे बने, ड्रोन दीदी कैसे बने, हमारी लोन सखी कैसे बने, बैंक सखी कैसे बने, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे करने का काम हमारी प्रधानमंत्री जी की इच्छा रहती है, और जैसा भी होता है उनको सहयोग भी दिया जाता है और आगे भी देते रहेंगे। 3 कारण कि आपको लगता है कि हैट्रिक होगी, क्योंकि हैट्रिक भी 3 है, तो इसीलिए मैं 3 कारण आपसे समझना चाहती हूँ जो सबसे बड़ी रीजन हो सकते हैं अगर आप लोग मारे हैट्रिक। देखिए, सबसे पहले जो 24 की बात आपने किया था कि जिस प्रकार से वो नैरेटिव फैलाने में सफलता प्राप्त कर लिए थे, तो पहला तो मेरा होगा कि वो नैरेटिव इस बार हम लोग फैलने नहीं देंगे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाएंगे। और दूसरा, जो हमारी भारत सरकार ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, उसको घर घर तक हमको निश्चित तौर से लेकर के पहुंचाना चाहिए, और अपनी विचारधारा से जो हम पहले भी करते रहे हैं और आज भी जो हमारी विचारधारा है, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम अपनी विचारधारा से इतर नहीं होने वाले। मुझे तो लगा आप बोलेंगे मोदी जी का नेतृत्व, योगी जी का चेहरा। मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही पूरे देश में चुनाव होता है। भले उनका नाम ना लिया जाए, लेकिन मोदी जी को तो बिना मोदी जी के काम चलने वाला नहीं है। तो मोदी जी भी होंगे, जोगी जी भी होंगे, हमारे, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व है, सबके मिल के हम सब मेहनत करके और सरकार बनाएंगे। युद्ध एक ऐसे समय पे चल रहा है इस दुनिया में जब हर देश में उसका असर दिख रहा है, भारत में भी दिख रहा है। अगर पेट्रोल डीजल के दर बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। ये चीजें आपको मुश्किल पैदा कर सकती हैं जनता को जवाब देने में। आप देखिए, वैश्विक संकट अभी जो चल रहा है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उसके पहले भी इस देश पर बहुत बड़ा वैश्विक संकट आया था कोविड के समय में, और पूरी देश की स्थिति बिगड़ गई थी। और भारत तो चूंकि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत प्रभावित हैं कि उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आप कल्पना करो कि अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय नहीं होते तो इस देश का क्या हाल होता। मैं दूसरे कारण से कर रहा हूँ, क्योंकि देश की जनता का विश्वास, नेता पे अगर विश्वास ना हो तो जो अपील होता है ना, वो जनता मानती नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एकाएक रात में और लॉकडाउन की घोषणा किया, अगर शायद कोई दूसरा जनता रहता तो देश में रिवोल्ट हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऊपर विश्वास लोगों को इतना है कि प्रधानमंत्री जी कहे तो निश्चित तौर से उस पर लोगों ने अमल भी किया। और फिर प्रधानमंत्री जी इस देश में अगर देखें, बहुत से वैक्सीन जो 20 साल 25 साल से देश में नहीं बन पाए थे। कोविड भी पूरे दुनिया के लिए नया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा किया, अपने डॉक्टरों पे भरोसा किया, अपने सभी नीचे के जो हमारे सफाई कर्मी थे सब पे भरोसा किया और उनको पूरी मदद किया। और मैं देश के वैज्ञानिकों को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से साल भर के भीतर उन्होंने 2 वैक्सीन का निर्माण भी किया और प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ की जनता को 2 मरते फ्री में डोज देने का काम किया और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा कंट्री को वैक्सीन मित्रता के रूप में हम उनकी मदद करने के भी काम किए। इस प्रकार से हमारी सरकार काम करती है। तो यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि फिर एक बार बीजेपी सरकार है?
निश्चित तौर से जो मैं किया हूँ जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता उस पर मेरे विश्वास करेगी। तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए पंकज जी। थैंक यू।